हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, जो कि बेटा हमारे आसपास जो भी होने वाली ये चीज़ें हैं जो कंटिन्यूसली डे टू डे लाइफ में हम लोग देखने को मिलते हैं। और ये बेटा जो चैप्टर था हमारा, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो बेटा हमने उसमें से द ह्यूमन आई कवर कर दिया है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म में। और ये हमारे बेटा हम लोग का आखिरी पार्ट आया है, पार्ट 3, जिसमें हम लोग जानेंगे द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। यानी कि हमारे आसपास होने वाली जो भी कृत्याँ हैं, जो भी कृत्य हो रहे हैं, जो भी नेचुरल चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि सन का निकलना, मतलब सन का राइज होना, सन का सेट होना, स्काई का ब्लू कलर का होना। यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं बेटा जो कलरफुल हैं, वो आखिर कलरफुल कैसे दिखती हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग बेटा आज जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अब ये कलरफुल वर्ल्ड पे गौर करो। तो हमने यहाँ पे मेंशन करा है बेटा वो कलरफुल वर्ल्ड के बारे में जो हम जहाँ पे रहते हैं। और इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं 24/7। बहुत सारी नई नई चीज़ें, कुछ नेचुरल, कुछ आर्टिफिशियल, कुछ हमारे द्वारा, कुछ नेचर के द्वारा करती होती रहती हैं, जिसके वजह से कुछ इम्पैक्ट भी एक दूसरे के ऊपर पड़ता है, जिसका रिजल्ट आप जान सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग बेटा हम लोग का बहुत ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं। और नेचर क्या कर रहा है, नेचर उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है ताकि बैलेंस हो सके, पर बैलेंस बन नहीं रहा है। इस वजह से कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है बेटा, क्लाइमेटिक चेंजेस होते जा रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो हम उन सब चीज़ों को समझते हुए हम लोग अपने नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जानेंगे आज, कि नेचुरल वर्ल्ड में कोई कोई ऐसे मैक्सिमम फिनोमिनाज हैं जिसमें हम लोग कलरफुल वर्ल्ड को देखने को बहुत ही सब मज़ा आ जाता है बेटा। जैसे आप एक माउंटेनिंग इलाके पे हो और माउंटेन के टॉप पे हैं, आप पीक पे हैं, और फिर आप देखते हैं नज़ारे को, तो वाह क्या नज़ारा आता है बेटा। तो वो क्या दिखता है हमें, पूरा ग्रीन वाइट, और फिर उसमें अगर इंद्रधनुष बन जाए तो रेनबो, कितना बेहतर दिखेगा वो सारे के सारे जो व्यू होते हैं, वाह, देख के मंत्र मुग्ध हो जाता है बेटा जीवन। ठीक है, तो हम लोग आज उसी फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग ग्लास प्रिज्म से। ग्लास प्रिज्म क्या है? तो ग्लास प्रिज्म आप जानते हैं, कुछ जैसे आप लोग ना प्रैक्टिकल में कभी अगर लैब में अगर आप लोग गए होंगे तो आपने एक प्रिज्म देखा होगा, बोला बोला गया होगा टीचर द्वारा कि बेटा ये देखो ये प्रिज्म है। इसका काम क्या होता है? तो बेटा प्रिज्म एक ग्लास होता है, शीशे का बना होता है, 3 डायमेंशनल शेप में होता है। शीशे का बना होता है और 3 डायमेंशन शेप में होता है, बिल्कुल समोसे की तरह होता है बेटा। लेकिन समोसा का शेप फिक्स नहीं है, मतलब कि एकदम साइड फिक्स नहीं है, पर प्रिज्म का साइड फिक्स होता है बेटा। ठीक है, उसमें भी ऊपर कॉर्नर होता है और नीचे सपाट होता है, उसके बाद उसके 3 साइड्स होते हैं, उसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म जैसा कि बना होता है ग्लास का, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा हम लोग ग्लास प्रिज्म। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों का बन सकता है, लेकिन आपको केवल ग्लास प्रिज्म के बारे में जानना है। तो ग्लास प्रिज्म बनता है ग्लास का, यानी ये प्रिज्म जो ग्लास से बना हो, और इसके अंदर से मतलब फिनोमेना क्या बेटा, जब हम इसके अंदर से वाइट लाइट पास कराएं, यानी कि इस प्रिज्म से जब हम वाइट लाइट पास कराएं, यानी बेटा ये प्रिज्म है और यहाँ से वाइट लाइट आए और इसमें से पास करे, तो पास करने के बाद 7 रंग में क्या हो जाती है, ये टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। ठीक है बेटा, डिस्पर्स हो जाती है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये वाइट लाइट प्रिज्म से पास होने के बाद 7 रंगों में स्कैटर हो जाती है। इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो लाइट की डिस्पर्सन का भी नाम यहीं से आया है। तो यहाँ पे ग्लास प्रिज्म से हम लोग यहाँ पे चीज़ें देखने वाले हैं। अब जैसे मेन इंपॉर्टेंस है बेटा कि हर जगह ग्लास प्रिज्म की बात नहीं की गई है, लेकिन मेन इसका थर्ड पार्ट में मेन पॉइंट जब ग्लास प्रिज्म ही था, तो हमने कहा कि उसी से हम लोग स्टार्टिंग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लास प्रिज्म के बारे में जानते हैं। अब मैंने ग्लास प्रिज्म के बारे में आपको बताया कि कैसे शेप में होता है, बिल्कुल समोसे की तरह ट्रेंगुलर शेप में होता है, 3 डायमेंशनल, और उसमें 4 फेसेस होते हैं, 3 साइड में होते हैं और एक नीचे होता है, 4 फेसेस। ठीक है बेटा, जब उसकी एक फेस से हम वाइट लाइट पास कराते हैं, तो उसकी दूसरे तरफ से 7 रंग में जो वाइट लाइट होती है वो जाती है, वो बिखर जाती है 7 रंगों में, जिसको कहते हैं हम लोग, अभी इसकी जानेंगे कि उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे बेटा
ये है हमारा एक प्रिज्म का एक फेस। प्रिज्म मतलब 3 डायमेंशन बेटा ना, तो जैसा कि बोर्ड है तो हम बोर्ड पे 3 डायमेंशन तो बन नहीं सकता। वैसे ट्राई करने पे जरूर बनेगा, लेकिन उतना मज़ा नहीं देगा, ये पूरा गंदगी फैल जाएगी। ठीक है बेटा, पहले ट्राई आपको करके दिखाते हैं हम। तो यहाँ पे जब इस प्रिज्म से वाइट लाइट यानी इंसिडेंट रे पास करा, टकराया, उसके बाद उसने बेंड हुआ, उसके बाद फिर इस वाले फेस पे टकराया, फिर बेंड हुआ और यहाँ से निकल गया। तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इमरजेंस, और इसको बोलते हैं हम लोग इमरजेंट रे। ठीक है, इसमें काफ़ी डेविएशन होता है, आप देख सकते हो बेटा। वाइट लाइट ऐसे आती है ना, तो उसको ऐसे निकल जाना चाहिए, पर वैसे निकलता नहीं है, वो किधर चला जाता है, बिल्कुल अलग से डायरेक्शन में फॉलो करके चला जाता है। और जो जाता है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं बेटा एंगुलर डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, एंगुलर डेविएशन बोलते हैं कि कितना डेविएट हुआ है, यानी कि अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट, उसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर डेविएशन। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना है, बस आप ये जान जाओ कि कुछ इस तरह का इसका फिगर बनता है प्रिज्म से रिलेटेड। तो ये हो गया बेटा प्रिज्म, इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे, और उसका इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म, जो ऊपर होता है ना सबसे, उसको बोलते हैं बेटा हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा डेविएटेड एंगल। ठीक है, तो इतनी सारी बातें जानना काफ़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया कि आपने अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बारे में बेटा बाद में करेंगे, कि चर्चा करेंगे कि ग्लास प्रिज्म तो हो गया। अब इससे क्या होता है, इससे होगा आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहने की होगा बेटा, यहाँ पे व्हाइट लाइट जाएगी तो क्या होगी, डिस्पर्स हो जाएगी यानी ब्रेक हो जाएगी, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो आप इसे अपने कॉपी पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन क्या पता पेपर में आ भी सकता है, क्योंकि ग्लास प्रिज्म एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है। तो आप इसको पेपर में देखने की भी उम्मीदें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ग्लास प्रिज्म से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो अगर कोई ग्लास प्रिज्म है, ठीक है बेटा, ग्लास प्रिज्म है, और इसमें से अगर हम वाइट लाइट पास कराएं तो ये डेविएट होके और कितने पार्ट में टूट जाएगी, ये 7 पार्ट में टूट, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो टोटल 7 पार्ट में टूट जाता है। और जब हम स्क्रीन पे इसे देखते हैं तो इसका कलर हमें स्क्रीन पे क्या होता है बेटा, विजिबल होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, तो ये होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है बेटा, इस फॉर्म में होता है। तो ये है हमारा, आपका कह सकते हैं हम लोग कि जब व्हाइट लाइट गया, प्रिज्म से पास हुआ, तो प्रिज्म से पास होने के बाद वो अपने को टूट दिया मतलब कि व्हाइट लाइट ही गया था, सिंगल लाइट गया था, लेकिन टूट के कितने भागों में बढ़ गया, 7 भागों में बढ़ गया। वही 7 भागों में बढ़ने को क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे तो व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो कहेंगे सर द स्प्लिटिंग ऑफ white light after passing through a prism into 7 forms या into 7 types is called scattering of light। तो इसी को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, और ये जो आया है ना बेटा, यहाँ पे 7 रंग, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 7 रंग का यहाँ पे एक पूरा खांचा बना हुआ है। इस खांचे को कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जो 7 रंगों की एक स्ट्रिप बनी हुई है, 7 रंगों का एक फ्रेम बना हुआ है जिसपे 7 रंग इस स्क्रीन पे आ रहे हैं, उसी स्क्रीन के साथ वो कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में टोटल कितने कलर होंगे, तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में टोटल 7 कलर होंगे, जो कि आपके सामने है विब ग्योर के फॉर्म में, जहां पे V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो और O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। इस तरीके से बेटा इस पे नोटेशन है। ठीक है, अब इसमें हम लोग गौर करें तो जो वॉयलेट है बेटा, ठीक है, वॉयलेट है और जो रेड है, अब देखो वायलेट का जो वेवलेंथ होता है बेटा वो कम होता है, वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है बेटा, कम होता है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का होता है। तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो रुकने वाले जो कलर है उनको रेड क्यों बनाया गया है, डेंजर कलर को रेड क्यों बनाया गया है बेटा। तो डेंजर कलर को रेड के फॉर्म में इस वजह से इंडिकेट करते हैं क्योंकि रेड का जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूर तक कोई खड़ा है वहाँ से भी कोई देख लेगा कि हाँ वहाँ पे सामने लाल रंग की बत्ती
जल रही है। इस वजह से डेंजर के रिप्रेजेंटेशन को या ट्रैफिक सिग्नल्स में जो रेड लाइट होती है उसको हम किससे दिखाते हैं, उसको हम रेड से बना के दिखाते हैं। हम वॉलेट से इसलिए बना सकते हैं क्योंकि वॉलेट की दूरी ज़्यादा दूर तक नहीं है, तो दूर वाला बंदा कहेगा ओहो रास्ता क्लियर है, चलो 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 जाके भिड़ जाएगा, ठीक है। इस वजह से रेड कलर का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है इस तरह की चीज़ों में, खतरों के निशान में या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स में या फिर रोड सिग्नल्स में या फिर किसी तरह का खुफिया सिग्नल्स में। इस तरह का बेटा रेड कलर का काफ़ी प्रयोग होता है। और हमेशा मैक्सिमम लगभग 90% इसका प्रयोग हम हमेशा अवेयरनेस के लिए करते हैं, यानी किसी को जब हमें अवेयर करना होता है कि हाँ आगे क्या है, कोई खतरा है, तो इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग बेटा रेड कलर का प्रयोग करते हैं। अक्सर आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी जिसमें एक लड़का रहता है छोटा सा, वो जाता है टहलने के लिए, वो देखता है रेल की पटरी टूटी हुई है, तो वो तुरंत अपने शर्ट, रेड कलर का शर्ट पहना होता है, निकाल के लकड़ी बांध के और ऐसे ऐसे दिखाता है। ट्रेन का ड्राइवर रोक देता है ट्रेन, उस ट्रेन पर ड्राइवर को पता चलता है कि भाई ट्रैक में डैमेज है, और उस तरीके से उस लड़के को काफ़ी सारा इनाम मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी कहानियाँ बेटा बचपन से बताई जाती हैं कि रेड कलर का उपयोग क्या है। रेड कलर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डेंजर को सिग्नेट करने के लिए, डेंजर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिससे आप बता सके सामने वाले को कि भैया आगे क्या है, डेंजर है, ठीक है। चल, तो ये है बेटा आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट मतलब व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म एंड प्रिज्म स्प्लिट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। या फिर जो उसका बैंड बनता है, 7 रंग का बैंड बनता है स्क्रीन पे, उसको कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ओके, अब इसका सेकेंड भाग है बेटा रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन क्या होता है, तो रिकम्बिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो बेटा यहाँ पे प्रिज्म को हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से व्हाइट लाइट गई, तो यहाँ से 7 रंग इसके ऊपर क्या हुए, पड़े, इसके ऊपर 7 रंग पड़े, और फिर वो 7 रंग आपस में क्या हो गए, मिल गए, और फिर एक व्हाइट लाइट निकल गई, ठीक है। तो ऐसे नहीं, ऐसे ये व्हाइट लाइट निकल गई। तो यहाँ से देखो, गौर करो बेटा, यहाँ से कौन लाइट आई थी, व्हाइट लाइट आई थी, फिर बीच में 7 कलर में टूटी, फिर वो 7 कलर में फिर वापस रिकम्बाइन हुई, और फिर से क्या निकल गया बेटा, व्हाइट लाइट। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस फिनोमेना से हम ये बता सकते हैं कि अब गारंटी है कि व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बनती है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो सफ़ेद रोशनी जब प्रिज्म से पास हुई तो 7 कलर में टूट गई, और उस 7 कलर को फिर से जब प्रिज्म से पास कराया गया तो वो फिर से व्हाइट लाइट बन गई। इसका मतलब ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो व्हाइट लाइट होता है वो किससे बना हुआ है, वो 7 रंगों से मिल के बना हुआ है, सतरंगी है बेटा, ठीक है। सफ़ेद रोशनी क्या है, सतरंगी है, बिल्कुल 7 रंगों से मिलके बनी हुई है। 7 रंगों के नाम हमने बेटा मेंशन किए थे, जिसको हम विबग्योर से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस फॉर्म में, जिसमें वॉयलेट का वैलेंस सबसे कम होता है और रेड का वैलेंस सबसे ज़्यादा होता है बेटा। इसको आप केयर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा रिकम्बिनेशन भी हो गया, ये इसी को कहते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट या रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट भी कहते हैं हम लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में अभी हम लोग चर्चा की डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब कि लाइट क्या हो गई, 7 पार्ट में टूट गई। एक होती है बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोनों में बहुत कॉमन सा फर्क होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहने का मतलब बेटा कि व्हाइट लाइट टूट के 7 कलर में बिखर गई, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है कि व्हाइट लाइट टूट के बिखरी नहीं, 7 कलर में नहीं बिखरी। वो क्या हुआ, वो हुआ कि वो उसके लाइट, जैसे कि ये व्हाइट लाइट आ रहा था बेटा, ये व्हाइट लाइट, यही व्हाइट लाइट टूट के कई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। गौर करना है सब बेटा, डिस्पर्सन और स्कैटरिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। बहुत सिमिलर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिस्पर्सन क्या बोलता है, डिस्पर्सन बोलता है कि व्हाइट लाइट टूट के 7 भागों में इक्वलाइज हो गई, मैं 7 रंगों में टूट गई। लेकिन स्कैटरिंग बोलता है कि व्हाइट लाइट टूटती है पर 7 रंगों में नहीं, वो अपने ही छोटे छोटे भागों में टूट जाती है। मान लो कि 10 किलो का लाइट आया, लाइट व्हाइट लाइट, तो वो 1-1 किलो में 10 भाग में क्या हो गया, टूट गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं बेटा, इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। और ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
अब इससे भी कुछ फिनोमेना है जो हमारे आपके सामने हमने मेंशन करा है कुछ ये सारे, ठीक है, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग बेटा अभी रेनबो को देखेंगे और फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी में हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटा हम लोग। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट जाना आपने, रिकॉम्बिनेशन में जाना, उसके बाद जाना बेटा रेनबो। रेनबो क्या होता है? तो सबने आकाश में इंद्रधनुष के बारे में सुना होगा कि भाई इंद्रधनुष बारिश समय में आता है। यार बारिश के समय में ही क्यों आता है इंद्रधनुष? ऐसे हमें क्यों नहीं दिखता? हमें गर्मी दिनों में क्यों नहीं दिखता? ठंडी दिनों में क्यों नहीं दिखता? आखिर बरसात के समय में ही क्यों दिखता है? तो इसके पीछे बहुत ही गहरा कारण है बेटा। क्या है गहरा कारण? वही को हम लोग स्टडी करेंगे। तो जब भी बरसात के समय बेटा सनलाइट तो हमेशा होती है, 24/7 नहीं होती है बेटा, ठीक है, कम से कम 10-12 घंटे तो आती है सूर्य की रोशनी। तो दिन के समय की बात है, क्योंकि रेनबो हमेशा बेटा हम लोग को दिन में दिखता है। तो जब बारिश का मौसम होता है ना, जब बारिश का मौसम होगा तो वहाँ से बारिश की बूंदें निकलेंगी, ठीक है, ऐसे करके बारिश की बूंदें क्या होंगी, निकलेंगी वहाँ से। और ये सन की जो लाइट होती है बेटा वो जाके इसमें टकराती है, और टकराने के बाद इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हो जाता है आपका ये जो छोटी सी बूंद होती है ना, वो किसकी तरह वर्क करती है बेटा, वो प्रिज्म की तरह वर्क करती है। किसकी तरह वर्क करती है? प्रिज्म की तरह। और प्रिज्म का काम क्या होता है? प्रिज्म का काम होता है कि जब भी कोई व्हाइट लाइट अपने अंदर से पास कराए तो उसको 7 रंग में क्या कर दे, डिस्पर्स कर दे। 7 रंग में क्या कर दे बेटा, डिस्पर्स कर दे। तो जो बूंद होती है, एक बूंद होती है, वो जब व्हाइट लाइट अपने अंदर से पास होता है उसके अंदर से, तो वो उस बूंद को क्या कर देती है, वो उसको 7 रंग में डिस्पर्स कर देती है। और जब 7 रंग उस पर निकलता है तो सोचो एक बूंद में से बेटा छोटा सा 7 रंग निकल रहा है। तो वैसी कितनी बूंदें होंगी आसमान में? वैसी बहुत सारी लाखों करोड़ों बूंदें होंगी आसमान में। उन करोड़ों बूंदों से जब व्हाइट लाइट पास, सन की लाइट पास होती है, तो सन की लाइट पास होकर क्या बन जाती है, वो बन जाती है व्हाइट लाइट में डिस्पर्स हो जाती है। और वो 7 कलर में क्या होता है बेटा, डिस्पर्स हो जाती है। और 7 कलर डिस्पर्स होकर पूरे आसमान आभा मंडल में क्या होता है बेटा, बिखर जाती है। और बिखरने के बाद हमको इंद्रधनुष देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। तो ये था रेनबो का कारण, ठीक है। तो रेनबो का कारण क्या है, आपने जाना कि रेनबो का कारण कैसे बनता है। तो रेनबो बनता है बेटा आपका प्रिज्म, छोटे छोटे प्रिज्म की मदद से। और वो प्रिज्म कैसे होते हैं? तो वो प्रिज्म पानी की बूंदें होती हैं जो प्रिज्म की तरह वर्क करती हैं। आप घर पे भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बेटा। एक पानी की बूंद लेना, ठीक है, पानी बूंद को हल्का सा लटका देना, मतलब ऐसा कि इतना ना रहे कि वो गिर जाए उसमें से। फिर उसके ऊपर से साइड में टॉर्च जलाना, फिर उसमें देखना कि वो टॉर्च में से रोशनी निकल के और 7 रंग का फॉर्मेशन कर रही है बेटा। हम लोग बेटा इसको शॉर्ट्स में ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको हम दिखा सकें कि हाँ कैसे वो 7 रंग में वो बूंद क्या कर दे बेटा, अपने आप को स्कैटर, अपने आप को डिस्पर्स कर रही है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट बेटा ये हो गया रेनबो का कंडीशन। रेनबो बन गया आपका एकदम एक नंबर झकास रेनबो। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रिफ्रैक्शन की। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे तो उसका जो डायरेक्शन होता है बेटा वो डेविएट हो जाती है, मतलब अपने रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते तक भटक जाती है। तो उसी को कहते हैं ना कि चेंजिंग ऑफ इट्स पाथ फ्रॉम ओरिजिनल पाथ ड्यू टू चेंज इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं बेटा। अब रिफ्रैक्शन में तो हमने ना इससे पहले ग्लास पढ़ा था, पानी पढ़ा था, और भी बहुत सारी दूसरे दूसरे मीडियम जैसे कि ऑयल पढ़ा, उसके बाद डायमंड पढ़ा, ये सब चीज़ें जानी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाना। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन हमें एटमॉस्फेयर की वजह से हो तो बेटा, ठीक है, तो अभी हम लोग जानेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे आप डिफाइन करें कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो रिफ्रैक्शन है जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर में आपको अगर एक तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो आप क्या डिफाइन करेंगे? तो कहेंगे द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यही कहेंगे ना बेटा, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, बचपन से पढ़ा जाता है। तो जो लेयर ऑफ एयर है बेटा, मतलब कि ये एक लेयर हुई, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर, ये पांचवी लेयर। तो लेयर बाय लेयर क्या होते हैं आपस में, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज होते हैं, बिल्कुल बर्गर की तरह, सैंडविच बर्गर की तरह ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक। अब होता क्या है बेटा कि जो हर एक लेयर होती है एयर की ना,
उनकी डेंसिटी अलग होती है। डेंसिटी कहने का मतलब उनके पार्टिकल या तो दूर दूर हो सकते हैं, या तो नज़दीक नज़दीक हो सकते हैं, या तो नॉर्मल हो सकते हैं। तो अलग अलग लेयर की अलग अलग डेंसिटी होगी एयर पार्टिकल्स की। कुछ के पार्टिकल्स दूर होंगे, कुछ के पार्टिकल नज़दीक होंगे। तो जब भी लाइट उनसे पास करेगी बेटा, तो वो होंगे तो एयर ही, लेकिन वो अलग अलग पार्टिकल डेंसिटी की वजह से वो अलग मीडियम की तरह बिहेव करेंगे। यानी कि मान लो कि पहला लेयर ये है, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर। मान लो पहला लेयर एयर का है जिसमें पार्टिकल बड़ी दूर दूर हैं, तो एयर सिंपल में लाइट पास करेगी। दूसरा जो है बेटा वो लेयर, उसके अंदर पार्टिकल काफ़ी क्लोज हैं, बहुत क्लोज हैं। जब उनसे वो लाइट पास करेगी तो क्या होगा, अपने डायरेक्शन क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। फिर तीसरे वाले में अगर फिर हल्का हो गया तो फिर वापस नॉर्मल पार करेगी, फिर भारी हो गया तो फिर चेंज करेगी। तो ऐसे तेरे बेटा कॉन्टिन्यूसली हमने कुछ नहीं अपने से किया है, ये सब एटमॉस्फेरिक का देना है, यानी एटमॉस्फेयर का देना है। इस जिस तरह का रिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेयर नेचुरली करता है बेटा, ये नेचुरली है, हमने इंसान ने इसके अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं करा है। वो सारे के सारे जो हो रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वो कैसे हो रहे हैं, बाई ओन हो रहे हैं, यानी स्वयं के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अपने मीन से करवा रहा है। तो ये जो कॉन्टिन्यूसली रिफ्रैक्शन हो रहा है ये, ठीक है, इसी को कहते हैं बेटा हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आया? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मेन कारण क्या है बेटा, द लेयर ऑफ एयर। द लेयर ऑफ जो एयर हैं, जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, जिनके पार्टिकल के बीच में दूरी अलग अलग है, अलग अलग लेवल पे। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप हवा में ऊपर जाओ वैसे वैसे ऑक्सीजन की लेयर पतली हो जाती है। तो इसका मतलब क्या, कि शुरुआत में ऑक्सीजन की लेयर मोटी होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, यानी लेयर मोटी होगी, पार्टिकल ज़्यादा होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो बस समझ लो कि ऐसे ऊपर जाओगे तो पार्टिकल की लेयर कम हो जाएंगे, तो रिफ्रैक्शन की वैल्यू डिफरेंस होती रहती है। तो अब इसमें रिफ्रैक्शन के कैसे केस आता है बेटा। अब एटमॉस्फेरिक में रिफ्रैक्शन का क्या कंडीशन है, अगर एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है तो उससे क्या क्या देखने को मिलता है, अभी हम आपको बेटा इसको बताते हैं। ठीक है, तो अभी जब एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं बेटा। कौन कौन से, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार सिम्स हायर देन एक्चुअल, और एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ये तीन चीज़ें होती हैं। अब कैसे होती है बेटा, हम इसको एक एक करके जानेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है, यानी स्टार कैसे ट्विंकल करते हैं। तो एक बार बता दूं बेटा मैं, स्टार कभी भी ट्विंकल नहीं करते हैं, क्योंकि स्टार कॉन्टिन्यूसली लाइट निकालते हैं। ओके, अब दूसरी सीन है कि ट्विंकलिंग करने का मतलब, तो ट्विंकलिंग का मतलब कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर हैं एयर के, और वो लेयर कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं भाई, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। कभी एक लेयर ऐसे जाएगा, दूसरा लेयर ऐसे जाएगा, ऐसे 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 आपस में जाते रहते हैं, यानी अपना जगह हमेशा चेंज करते रहते हैं। जगह चेंज करने की वजह से बेटा उनके लेयर्स की, उनकी पार्टिकल की डेंसिटी भी चेंज होती है, उनके एयर पार्टिकल की डेंसिटी क्या होती है, चेंज होती है। डेंसिटी चेंज होने की वजह से जब लाइट आ रही होती है ऐसे सामने से, तो डेंसिटी चेंज होगा, तो लाइट अपनी डायरेक्शन क्या करेगी बेटा, चेंज करेगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन। भाई जब डेंसिटी चेंज होगा एयर में, क्योंकि मोशन में है एयर के लेयर्स, तो भाई अपने डायरेक्शन में चेंज करेंगे। तो जब डायरेक्शन चेंज करते हैं ना बेटा, तो वो क्या होता है ना, कि रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन होने के वजह से जो हमें स्टार्स दिखते हैं वो लगता है कि ट्विंकल कर रहे हैं, मतलब टिमटिमा रहे हैं, जबकि वो रियल में टिमटिमाते नहीं हैं। ये हमें एक इल्यूजन होता है कि स्टार क्या है, टिमटिमा रहे हैं। ये किसके वजह से, तो जो भी लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, उनके कारण की वजह से ये टिमटिमा रहे हैं। इसीलिए इसको कहते हैं बेटा हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है ये। ओके, तो पहला हो बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द काइंड ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो आप कहेंगे सर जो रिफ्रैक्शन ऑफ एयर लेयर, यानी एयर के जो लेयर हैं हमारे अर्थ के ऊपर, वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। उनके मोशन होने की वजह से जो लाइट होती है स्टार की, वो क्या होती है, अपने पोजीशन से डेविएट हो जाती है, और डेविएशन के होने की वजह से हमें लगता है कि स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं। ओके, तो ये था बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है बेटा स्टार सिम्स हायर देन एक्चुअल। तो जो स्टार्स होते हैं ना, वो लगते हैं कि बहुत दूर है, बजाय मतलब कि थोड़े नज़दीक भी होंगे तो नहीं लगता कि बहुत दूर है। ऐसे कैसे, तो ये भी बेटा हमारा एटमॉस्फेयर की ही देन है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर के लेयर हैं, यही सेम बात करूँगा मैं, एयर के लेयर हैं, डेंसिटी चेंज होती है। तो जब जब स्टार से रोशनी हमारे पास आती है ना बेटा, अभी इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, कि मान लो कि यहाँ पे बेटा स्टार है, और हाँ, और यहाँ से रोशनी आ रही है, ठीक है, रोशनी आ रही है ऐसे, तो हमारे आँखों तक पहुँची, तो ये रोशनी आ रही है, लेकिन
हमने जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवलिंग होती है हमेशा। तो जब हम इसे देखने की कोशिश करते हैं अपने एयर के लेयर की वजह से, एयर के लेयर कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ये अपीयर होता है यहाँ पे। ठीक है बेटा, होते कहाँ पे हैं स्टार, यहाँ पे, लेकिन हमें अपीयर कहाँ होता है, यहाँ पे। किसकी वजह से, तो ये होता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। और वो रिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता है, तो वो रिफ्रैक्शन बेटा एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर के लेयर होते हैं उनसे ये रिफ्रैक्शन होता है। तो आपसे पूछिए सिंपल बेटा कि स्टार सीम्स हायर देन एक्चुअल, ऐसा क्यों, क्योंकि सर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये वाला आंसर लिख के और 2-3 लाइन आप अपने स्टेटमेंट लिख सकते हो। वाइट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ऑकर, तो आप ले दो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और उसके बाद 2-3 लाइन अपने हिसाब से आप पुट वहाँ पे कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। इसका क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, तो कभी देखे ना बेटा कि जब सनराइज का समय होता है, जैसे मान चलो कि ये और सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे जब सनराइज होता है ना बेटा, यहाँ पे जब सन हो रहा होता है तभी हमको सन यहाँ दिख रहा होता है। किसकी वजह से, तो और वो होता है बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि सन यहाँ होता है ना, तो भी हमको यहाँ दिखता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर ऑफ लेयर होते हैं चारों तरफ, वो क्या होते रहते हैं, डेविएट होते रहते हैं। तो हमें ये चीज़ें क्या होती है बेटा, पहले दिखने लगती है। यहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो यहाँ वाला सन जो होता है बेटा वो यहाँ पे दिख रहे होते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आप यहाँ पे भी कह सकते हो कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द सन मतलब सर एडवांस सनराइज हमें दिख पाता है। और डिले सनसेट का क्या सीन है, डिले सनसेट का बेटा कि जब सन यहाँ पहुँच जाता है ना, तो भी सन हमको कहाँ दिख रहा होता है बेटा, यहाँ पे दिख रहा होता है। ये किसकी वजह से, ये भी सेम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है बेटा। ठीक है, सेम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, सन के राइज होने के समय से 2-4 मिनट पहले से ही हमें सन दिखने लगता है, और सन के सेट होने के बाद भी हमें 2-4-10 मिनट तक सन दिखता रहता है। इसका कारण है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि रियलिटी में वो चीज़ नहीं है, अब वो चली गई है, मतलब कि अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है, लेकिन हमें फिर भी उसका प्रतिबिंब जिसको कहते हैं इमेजेस हमें विजिबल हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये था बेटा हमारे सामने 3 पॉइंट, ट्विंकलिंग स्टार, स्टार सीम्स हायर देन एक्चुअल, और एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, ये चीज़ थी बेटा। तो ये होराइजन पे होरिजन से देख रहे हैं ना, ये होरिजन दिख रहे हैं बेटा, होरिजन से नीचे चला गया है तो भी यहाँ दिख रहा है, और ये होरिजन से नीचे है तो भी आपको ऊपर दिख रहा है। ये वाला केस है बेटा आपका ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बाय डिफ़ॉल्ट, और आपको कोई गलत नहीं काट सकता। लेकिन एक चीज़ है बेटा, आप देखेंगे कि ये आंसर किस में पूछ रहा है। अगर ये आंसर 1 नंबर पूछ रहा है तो आप लिखेंगे सिंपल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, चल जाएगा। लेकिन ये आंसर 2-3 नंबर में पूछ रहा है, यानी कि डिफाइन करने को बोल रहा है, तो आपको फिगर के साथ हर एक छोटे छोटे पार्ट्स को बिल्कुल ऑल्टरनेटिवली तरीके से आपको बना के दिखा के फिर आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। क्योंकि 3-4 नंबर का मतलब होता है बेटा कम से कम 100 वर्ड। 100 वर्ड तो आपको लिखना ही है, एकदम 100-150 वर्ड तो लिखना ही है। हाँ, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो फिर वो नंबर माने नहीं होगा। क्योंकि केवल एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन लिख के आप बस 1 नंबर वाला नंबर ले सकते हो, बाकी 3-4 नंबर वाले में आपको बेटा एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, इसलिए इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो फिगर आवश्यक है, उसके बाद ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसके बाद आप दिखा देना कि मॉर्निंग टाइम में ये हॉरिजॉन के नीचे होता है, लेकिन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें दिखता है कहाँ पे, यहाँ पे। इवनिंग टाइम में दिखा देना, भर दोगे अपने आप बेटा 100-150 शब्द हो जाएंगे बिना कोई तकलीफ के। ठीक है, बहुत ईजी है भरना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, तो ये हो गया बेटा हमारा रिफ्रैक्शन का, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग स्टार, स्टार सीम्स हायर देन एक्चुअल, एडवांस सनराइज, डिले सनसेट, ये सारा पार्ट हमारा हो गया बेटा क्लियर। अब ये एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने आगे 10 के बाद ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई बंद कर देनी है। 10 के बाद जब आगे जाएंगे ना बेटा 11 में 12 में, तो उस समय भी यहाँ पे इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, या फिर कोई कंपटीटिव एग्जाम में भी आपको इससे पूछा जाता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए कौन जिम्मेदार है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार सीम्स हायर देन एक्चुअल कौन जिम्मेदार है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एडवांस सनराइज डिले सनसेट का कौन जिम्मेदार है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सिंपल, ठीक है। उसी तरीके से बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वापस अपनी जगह पे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो मैंने बोला ना बेटा कि स्कैटरिंग और डिस्पर्सन में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। कितना ज़्यादा फर्क है, तो डिस्पर्सन में क्या होता है ना कि व्हाइट लाइट टूट जाती है 7 रंगों में,
ठीक है, कंपोनेंट ब्रेक हो जाता है। लेकिन स्कैटरिंग में कंपोनेंट ब्रेक नहीं होता है, वाइट लाइट ही रहती है, बस उसके भाग क्या हो जाते हैं, उसके उसके जो शरीर होता है वो छोटे छोटे हो जाते हैं, मतलब कई सारे भाग में टूट जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में बेटा पहला फिनोमेना है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? तो टिंडल एक साइंटिस्ट थे, टिंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिन्होंने देखा कि जब भी लाइट लाइट रेज कहीं से पास होती है, जैसे उन्होंने उन्होंने एग्जांपल सिंपल दिया, एक जंगल में उन्होंने देखा कि जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं और मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम में बहुत सारे उसमें बेटा होते हैं, जिसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी होती है वहाँ पे, फॉगी टाइप में नेचर होता है। तो जब सनलाइट आती है बेटा ना, तो उस फॉग से पास होते हुए सनलाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। सनलाइट क्या हो जाती है बेटा, स्कैटर हो जाती है और अपने पार्टिकल को ब्रेक कर देती है सनलाइट। और पार्टिकल ब्रेक करने से वहाँ का जो इलाका होता है ना वो इल्यूमिनेट हो जाता है बेटा। इल्यूमिनेट करने का मतलब कोई गौर करना, ठंडे के टाइम में, ठंडे के टाइम में बेटा जब सामने धुंध होती है, अब टॉर्च जलाना, तो जो हिस्सा धुंध में टॉर्च वाला पार्ट पड़ेगा वहाँ पे, वहाँ का धुंध का हिस्सा बेटा ग्लो करने लगेगा। क्या करने लगेगा? ग्लो करेगा, यानी कि लगेगा कि वहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया है। ठीक है, बल्ब तो होना नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे हमने टॉर्च करा है। तो ये ग्लो करने का सीन क्या है, क्योंकि वो जो पार्टिकल है ना बेटा, जो डस्ट पार्टिकल हैं, चाहे जो स्मोक के पार्टिकल, चाहे जो फॉग के पार्टिकल हैं, वो क्या करते हैं, वो लाइट को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, और ऑब्जर्व करके अपने आप को लाइट के पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगते हैं, लगता है कि वो खुद ही लाइट है। ठीक है, जिसकी वजह से उनका हर एक पार्टिकल ग्लो करने लगता है, और ग्लो करने के वजह से वहाँ का जो इलाका होता है, लगता है बेटा कि वहीं पे बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो होता यूँ है, इस यही यही बात टिंडल ने बताई थी कि उन्होंने देखी थी, नेचुरल देखी थी इसको, कि जब सनलाइट जंगल में पड़ती है तो ज़मीन पे नहीं पड़ती है, वो हवा में ही रह जाती है, पहले रहती है। क्यों? फिर भी रोशनी रहती है पर वो हवा में रह जाती है। इसका सीन क्या है कि जब भी सनलाइट आती है जंगलों में और सुबह सुबह का टाइम होता है, तो टिंडल इफेक्ट हो जाता है। होता क्या है कि जो भी फॉग पार्टिकल नीचे हैं, अब जब फॉग पार्टिकल से आपकी सनलाइट टकराती है तो फॉग पार्टिकल ग्लो करने लगते हैं। अब फॉग पार्टिकल ग्लो करने की वजह से लाइट हो जाती है स्कैटर, और स्कैटर होने की वजह से लगता है कि हाँ वहाँ पे कुछ बल्ब टाइप का जल रहा है बेटा। ठीक है, तो यही जो बल्ब का सीन है, यही जो ग्लो का सीन है बेटा, इसको एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग देखा जाएगा कि आखिर ये ग्लोइंग कैसे होता है, ये ग्लो का सीन क्या है, ये इस पे भी हम लोग बेटा चर्चा करेंगे, क्योंकि समय आए तो ठंडे के समय आ रहा है बेटा, उसके अंदर हमको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके दिया जाएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए, तो टिंडल इफेक्ट हो गया बेटा। तो टिंडल ने ये इफेक्ट दिया था, इन्होंने दिया था बेटा ये इफेक्ट 1859 में दिया था। ठीक है, 1859 में दिया था, और इन्होंने बताया था कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो जब उसके अंदर से जब लाइट जाती है तो वो लाइट को कुछ पार्ट को अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं और खुद को ग्लो कराना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल एक्सलर हो जाती है बेटा, स्कैटर हो जाती है, और इसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल बोलेंगे बेटा इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। लाइट के स्कैटरिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है, और जब भी कोई वाइट लाइट किसी पार्टिकल से जब पास हो तो पार्टिकल क्या कर देता है, उस लाइट को क्या कहते हैं बेटा, स्कैटर कर देता है, और कई सारे भाग में, छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ देता है। इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके बेटा, तो जब ये वाला सीन होता है तो अभी अक्सर क्या कहते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जब अपने आसपास के समय में, जैसे कि जब हम जो जंगल में रहते हैं, देखते हैं कि जब लाइट आ रही होती है तो हमें बस ब्लूइश पार्ट दिखता है, ब्लूइश पार्ट ज़्यादा दिखता है, और बाकी हल्का हल्का रेड रेड वाला पार्ट भी दिखता है। क्यों? क्योंकि हमने बात की सबसे शुरुआत में कि इस डिस्पर्सन ऑफ लाइट में कि वाइट लाइट 7 रंगों में टूटता है, तो 7 रंगों में वायलेट का वेवलेंथ काफ़ी कम होता है, इसलिए पता नहीं चलता कि कहाँ वायलेट आया और नहीं आया, तो बचा इंडिगो ब्लू, और इंडिगो ब्लू लगभग नीले कलर के होते हैं। तो हमें अक्सर जंगलों में जब लाइट आती है, फॉग से, धुंध से पास करते हैं, तो मतलब ओह कुछ नीला नीला आ रहा है वहाँ से। ठीक है, ये वाला सीन होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था बेटा आपका टिंडल इफेक्ट का, और टिंडल ने इस बारे में सबको बताया था, इसलिए इसका नाम पड़ा टिंडल इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट बेटा, वाई द स्काई इज ब्लू। स्काई का जो कलर होता है ब्लू क्यों होता है? तो सेम कंडीशन है बेटा, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कहते हैं बेटा कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एयर के, और जब सनलाइट आती है तो उस एयर के पार्टिकल से क्या होती है, टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है बेटा, टकराने के बाद क्या होता है, वहाँ से रिफ्रैक्शन होता है, और वहाँ पे टिंडल इफेक्ट का भी वर्क होता है। तो टिंडल इफेक्ट रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट होती है बेटा, जो वायलेट होता है, वो बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेविएट हो, इतना डेविएट हो जाता है बेटा बाहर निकल जाता है अपने अर्थ से, तो अर्थ के अंदर इफेक्ट नहीं दिखता है उसको, लेकिन ब्लू और इंडिगो का इफेक्ट दिखता है।
एक तक केस ये था बेटा, ठीक है, कि स्काई ब्लू क्यों होता है। दूसरा केस है कि जब हमारे अर्थ पे लगभग 97% वाटर है बेटा, कितना, 97% वाटर है, और जब ये 97% वाटर पे जब वाइट लाइट यानी सन की लाइट आके टकराती है तो क्या होता है बेटा, तो इस केस में कि सन की लाइट आके टकरा के और रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट जब वाइट लाइट करती है मिरर की तरह, तो उसमें से बेटा जो विबग्योर में जो लाइट होती है VIB, तो वॉलेट उसमें स्कैटर हो जाता है, बचा इंडिगो ब्लू, और इंडिगो ब्लू का रिफ्लेक्शन हमको बेटा अपने इस हमको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। इस वजह से स्काई कलर क्या है, ब्लू कलर का स्काई है बेटा, ठीक है। तो ये था आपके एग्जाम्पल के लिए, एक था आपके उदाहरण के लिए कि वाई द स्काई इज ब्लू, तो द स्काई इज ब्लू ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन विथ स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी कई सारे फिनोमिना की मदद से होता है। इन्हीं बातों पे CV रमन ने भी कुछ बात कही जिसको कहते हैं रमन इफेक्ट, उसके बारे में आप लोग डिटेल एक समय के बाद जानेंगे बेटा, ठीक है, अभी आप लोग से ज़्यादा हाई पावर हो जाएगा। तो रमन ने CV रमन ने भी वाई द स्काई इज ब्लू और वाई द ओशन इज ब्लू, इस पे भी उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट सारे बहुत सारे बेसिस पे दिए थे। और आपको पता होगा बेटा कि ये इंडियन साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो वाई द स्काई ब्लू में इनका भी हाथ है बहुत सारा, उन्होंने बताया था कि आखिर किस कारण की वजह से स्काई ब्लू होता है और ओशन भी ब्लू कलर का ही हमें दिखता है, ठीक है। तो इसमें लाइट के रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और क्या कहते हैं डिस्पर्सन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं बेटा, ठीक है। चल नेक्स्ट है सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट। जो सन होता है बेटा वो सनराइज के टाइम में और सनसेट के समय में कैसा दिखता है, रेड कलर दिखता है। कैसे, अब इसके पीछे क्या कारण है, तो जैसा कि सन का जो कलर होता है बेटा वो होता है वाइट कलर की सनलाइट होती है। वो कैसे होती है, तो जब हम सनराइज होता है ना बेटा जब सन की बात होती है हमारी, तो जब सन यहाँ होता है और यहाँ होता है इस केस में, तो हमें रेड कलर दिखता है, यहाँ पे रेड कलर दिखता है। और जब यहाँ पे होता है ना बेटा सेंटर पे, तो उस समय हमको वाइट कलर दिखता है। ऐसा क्यों, तो सीन क्या होता है, लगभग जब जब यहाँ पे होता है तो उस समय होरिजन से काफ़ी दूरी पे होता है सन काफ़ी मतलब बहुत स्पेस होता है सन के बीच में, तो वो उसकी लाइट कुछ ऐसे आती है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में से टकरा के और फिर हमारे पास देखने को मिलती हैं। तो इस केस में होता क्या बेटा, ऐसे केस में जानते हैं क्या होता है, इस केस में सीन है कि जब विबग्योर में से वाइट लाइट आएगी, अब वाइट लाइट में जब आती है तो वाइट लाइट में से बेटा VIBGYOR, तो जो वायलेट होता है ना और इंडिगो ब्लू ग्रीन, ये सब क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं अच्छी तरह से, पूरी तरह से इसके अंदर स्कैटर हो जाते हैं और डेविएट होके हमें दिखते ही नहीं है, मतलब पूरा डेविएट हो जाते हैं। जबकि मैंने बात की ना रेड कलर का प्रयोग क्यों करते हैं ट्रैफिक सिग्नल में, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ होता है बहुत लंबा होता है और वो दूर तक भी दिख सकता है। तो इस वजह से जो सन में से तो वाइट लाइट निकल रहा है बेटा, लेकिन हमें यहाँ पे अपने आंखों में रेड कलर दिखता है। क्यों, क्योंकि लगभग विबग्योर के सारे जो लाइट के कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे स्कैटर कर गए हैं, सारे के सारे अपने एटमॉस्फेयर में छिटा गए हैं। लेकिन रेड कलर का जो लाइट है बेटा वो डेविएट ज़्यादा नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर में, और हमें लगभग पूरा एटमॉस्फेयर में पूरा लालिमा के फॉर्म में स्काई हमें दिखता है मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है बेटा। समझ में, इसी को कहते हैं, कभी कभी ब्लडी कहते हैं, ब्लडी सन, ब्लडी मून, इस टाइप की बातें आती रहती हैं, ठीक है। ये ब्लडी शब्द यहीं आता है। तो रेड वाला सीन समझ में आया बेटा आपको, रेड वाला क्या कहना चाह रहा है, तो रेड का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में जाके और वो स्कैटर हो रही है लाइट, और लाइट स्कैटरिंग के बाद जो लाइट डेविएट हो जा रही है वो नहीं दिख रही है, और जो नहीं डेविएट हो रही है वो दिखती है। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ, रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है डेविएशन में, और हमें क्लियरली वो दिखता है बेटा, ठीक है। तो हो गया ये। अब सेंटर में बात करो, वाइट इसलिए दिखता है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेट पड़ता है हमारे तरफ, और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा स्कैटरिंग इफेक्ट नहीं पड़ती है बेटा। उस समय जब सन हमारे सेंटर पे होता है तो हम उस समय रिफ्रैक्शन के केस में काफ़ी कम असर पड़ता है, क्योंकि हमने मालूम है ना कि जब भी आप किसी ग्लास स्लैब के ऊपर परपेंडिकुलर लाइट ड्रॉप करोगे तो उसके अंदर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट एकदम वैसे ही सेम के सेम निकल जाएगी। तो यही सेम यहाँ पे भी होता है कि जब सन सेंटर में होता है तो उस समय हमारे को सबसे वाइट दिखता है। क्यों, क्योंकि उस समय रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट, और दोपहरिया में हमको दिखता है बेटा वाइट।
तीनों के समझ में आया। सुबह और शाम सनराइज सनसेट के टाइम में वो रेड क्यों दिखता है? क्योंकि उस समय में वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से केवल एटमॉस्फेयर में हमारी रेड लाइट ही बचती है, क्योंकि बाकी सारी लाइट क्या हो जाती है बेटा, डेविएट हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में से, इस वजह से हमको रेड दिखता है। और दोपहर टाइम में बेटा वाइट दिखता है, क्यों? क्योंकि उस समय रिफ्रैक्शन बहुत 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 मिनिमम होता है, ठीक है, इस वजह से हमको वाइट लाइट लगभग दिखने को मिलती है। थोड़ी सी पीली भी कह सकते हैं, हल्का हल्का पीलापन होता है। हाँ, नेक्स्ट है बेटा एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग। तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था स्कैटरिंग इफेक्ट को दिखाने के लिए वो क्या है, तो वो हम आपको बता देते हैं बेटा कि सबसे पहले करना था क्या, कि सबसे पहले एक तो बीकर लेना है, ठीक है, बीकर में यहाँ पे एक लेंस लेना है बेटा, और यहाँ पे लाइट का सोर्स लेना है, ठीक है, लाइट का सोर्स ले लीजिए, और इसमें पूरा पानी भर के और उसमें बेटा पार्टिकल डाल दीजिए, पार्टिकल कुछ मिक्स कर दीजिए, चाहे कोई भी पार्टिकल आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जिनके पार्टिकल साइज थोड़े से हों, यानी कि हेट्रोजीनियस हो, ठीक है बेटा, हेट्रोजीनियस पार्टिकल हों। और जब यहाँ से पार्टिकल जा रहे हैं इसमें, नहीं हेट्रोजीनियस नहीं बेटा, हेट्रोजीनियस तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स, हाँ कोलाइडल सबसे बेस्ट रहेगा बेटा, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल। तो जब कोलाइडल पार्टिकल होंगे इसमें, और जब व्हाइट लाइट इसमें से व्हाइट लाइट से जाएगी तो यहाँ से सब सिंगल लाइट निकल जाएगी बेटा, ठीक है, और सिंगल लाइट जब इसमें से पास करेगी तो ये सब क्या होंगे, ये सब लाइट इसको, ये जो कोलाइडल पार्टिकल हैं इस व्हाइट लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे, और स्कैटर करने की वजह से ये पूरा का पूरा जो बीकर है बेटा वो क्या करेगा, वो इल्यूमिनेट करेगा, क्या करेगा, इल्यूमिनेट करेगा, यानी कि ग्लो करने लगेगा, और हमें लगेगा कि ये तो जादू हो गया बीकर में, ठीक है, पूरा बीकर ग्लो कर रहा है। तो ये था बेटा हमारा स्कैटरिंग इफेक्ट, जिसको एग्जाम्पल के तौर पे आप दिखा सकते हैं। कोलाइडल का प्रयोग करेंगे बेटा, कोलाइडल के तौर पे आप सोप सोल्यूशन या फिर डिटर्जेंट सोल्यूशन ले सकते हैं, आप घर पे एक्सपेरिमेंट करिए बेटा, ठीक है। आप क्या कीजिए, एक बीकर लीजिए शीशे का, आप उसके अंदर सर्फ का पानी या फिर साबुन का पानी डाल दीजिए बिना गाज वाला, और उसके बाद वाइट लाइट जलाइए, अब देंगे पूरा का पूरा जो बीकर होगा बेटा वो बिल्कुल ग्लो करने लगेगा कि बीकर में एकदम गजब हो गया, एकदम सनलाइट निकल गई, ठीक है बेटा। और फिर आप समझ में आ जाएगा कि हाँ जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइट लाइट को क्या करते हैं बेटा, स्कैटर कर देते हैं, और जिसकी वजह से वो दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता है, ठीक है बेटा। तो ये सीन था हमारा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सबसे आखिरी पार्ट, एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग। तो ऐसे करके बेटा हमारा जो आ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का, तो कलरफुल वर्ल्ड था बेटा ये हमारा। कैसा लगा कलरफुल वर्ल्ड? काफ़ी मनमोहक कलरफुल वर्ल्ड था, जिसमें हम लोग रेनबो जाना, सनराइज सनसेट जाना, वाइल्ड स्काई ब्लू जाना, उसके बाद ट्विंकलिंग स्टार जाने, उसके बाद बेटा टिंडल इफेक्ट जाना, सनराइज सनसेट जाना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट जानी। तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने बेटा यहाँ पे जानी जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड थे। ऐसे करके बेटा ये वाला पार्ट हो जाता है हमारा समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे बेटा अगले पार्ट में, हो सके तो बेटा मैग्नेटिज्म में, क्योंकि क्लास 10th का मैग्नेटिज्म ये भी बचा हुआ है बेटा, और सोर्स ऑफ एनर्जी भी बची हुई है। तो भी जो मैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट बेटा आप लोग सिलेबस से आपसे, क्योंकि इस साल आपके सिलेबस में सोर्स ऑफ एनर्जी तो नहीं है, शायद सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो केवल मैग्नेटिज्म बचा है आपके चैप्टर बेटा, तो मैग्नेटिज्म भी हो जाएगा आपका समाप्त। तो ऐसे करके बेटा हम लोग क्लास 10th का सिलेबस हो जाएगा कवर, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं बेटा, और कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, हम जरूर उसके ऊपर प्रयास करेंगे, हमारी टीम उसके संग लगेगी बेटा, और आपको और भी बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेगी। चलते हैं बेटा, जय हिंद।